लिख के दे रही हूँ, अपना टाइटल चेंज कर दूंगी। मेरा टाइटल पटनायक है ना, मैं उसका टाइटल चेंज कर दूंगी, अपने पति का टाइटल मैं लगा दूंगी वहाँ पे, भारुका, केतन भारुका का टाइटल ना, वो भारुका मैं लगा दूंगी अपने नाम के सामने। क्यों, क्या चीज़ पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है? ये बच्चे पढ़े नहीं हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं ये लोग, बायोलॉजी का बी तक नहीं देखे हैं, और अगर देख लिए होंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखे होंगे तो भाई आई विन। तो इसीलिए अभी एक विन विन सिचुएशन होना चाहिए। विन विन सिचुएशन क्या कि ये फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है, ये चैप्टर उन लोग का एग्जाम में आ रहा है। 10 के मेरे जो सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल कटक, देखो भाई लोग, तुम लोग का नाम ले रही हूँ मैं, स्कूल का नाम ले रही हूँ इधर, मैं भी उसी स्कूल की हूँ, ठीक है। तो ये सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल कटक, कैम्ब्रिज, स्टुअर्ट, छोड़ दो भाई, साइड कर दो उसको। तो ये सारे स्कूल्स जितने भी हैं, उनमें ये जो क्लास 10 का मॉक एग्जाम अभी होने वाला है, वो मॉक एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है, फोटोसिंथेसिस। और ये गधे लोग कुछ बड़े हैं नहीं, गधे नहीं है एक्चुअली, इंटेलिजेंट हैं, नहीं तो बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ी ना इतना अच्छा लेके आते हैं, देखे नहीं है। तो तुम लोग को क्या चाहिए, शॉर्ट में चाहिए हर चीज़, जल्दी जल्दी मिस बता दो, हम लोग बस लिख के आ जाएं, हो गया काम खत्म। तो लोग पेश करते हैं तुम लोग के लिए फोटोसिंथेसिस इन अ वेरी जल्दी मैनर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है क्या है, खाना बनाने का प्रोसेस। ये आंसर अगर लिखोगे तो वहाँ पे तुम लोग का काट देंगे, मार्क्स काटेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज द प्रोसेस ओके, लिख दिया। सो दिस इज द प्रोसेस इन विच द प्लांट्स, एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस किया है, क्या भाई, लिख दो ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लिखा है भाई, केमोसिंथेसिस नहीं लिखा है, फोटोसिंथेसिस लिखा है, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स लिखना जरूरी है। ग्रीन प्लांट्स भूले, मार्क कट, ओके। तो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, खुद का खाना, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, 1 2 3 लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। क्या पागल टीचर है, भूल जाती है मेन चीज, ओके। एंड क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हो गया, इन ऑर्डर टू रिलीज ऑक्सीजन एंड फॉर्म ग्लूकोज एज द फूड प्रोडक्ट। भाई ऑलमोस्ट आधा चीज इसमें आ गया तुम लोग का, आधा हर चीज इसमें आ चुका है। अब देखते हैं कैसे, क्यों, व्हाट आर द मेजर रिक्वायरमेंट्स? लाइट है भाई, क्यों, कौन सा लाइट चाहिए तुम लोग को? सनलाइट है, पक्का है। अभी सनलाइट, यहाँ पे जो सनलाइट यूज हो रहा है, मतलब दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, अच्छे से पता है। नाउ सनलाइट यहाँ पे जो अभी यूज होगा, मीन्स व्हाट इज बीइंग डन, द लाइट एनर्जी इज एक्चुअली बीइंग कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जनरली 1 मार्क का या फिर हाफ मार्क का आएगा तुम लोग का, आंसर इन 1 वर्ड या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अभी आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच दे आर प्रोड्यूसिंग एक्चुअली द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज में व्हाट इज द फॉर्मूला देखने जाओ तो C6H12O6। तो ये C6H12O6, ये C क्या पेड़ पर लटका हुआ था, वहां से निकाल के वो तुम लोग को दे दिया? नो। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है ना, वहीं से तुम लोग का यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो C6H12O6, अभी यहाँ पे जो CHO, ये जो चीजें हैं सब यहीं से तुम लोग का यूज हुआ है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वहीं से ही मेन चीज यूज हुआ है। तो भाई ये लाइट और क्लोरोफिल का वहां पे काम क्या है, क्विकली जल्दी जल्दी बता रही हूँ, तो फिर थोड़ा ध्यान दे के सुनो यहाँ से। शायद तुम लोग का अगर किताब लेके बैठे होगे तो वहीं पे सब कुछ क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। और नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए मर जाते हो यार तुम लोग, नोट्स में कुछ नहीं रखा है, सुन के समझ जाओ, माइंड मैप बनाओ, सब कुछ क्लियर, ठीक है, ध्यान दो। और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पे हम तुमको सब कुछ भेज देंगे, पूरा फोटोसिंथेसिस का नोट्स भेज देंगे वहाँ पे, डोंट वरी, ठीक है ना। कमिंग बैक टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पे तुम लोग को पता चल गया कि हाँ भाई कुछ रिएक्शन होता है जिसके वजह से ये ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। अभी वाटर एंड क्लोरोफिल, यहाँ पे इन दोनों का रोल क्या है देखते हैं।
ओके, तो ये जो वाटर है तुम लोग का, ये वाटर का एक्चुअली यहाँ पे स्प्लिटिंग होता है। तो जो पहला तुम लोग का फोटोसिंथेसिस का एंटायर प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? वो एक्चुअली होता है तुम लोग के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ना थोड़ा लास्ट में देखेंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअली तुम लोग अगर देखा जाओ तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शंस होते हैं। क्या? द एंटायर फोटोसिंथेसिस हैज बीन शोन इन 2 रिएक्शंस। एक है आप लोग का लाइट रिएक्शन एंड अनदर वन इज योर डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन मतलब इट टेक्स प्लेस इन लाइट, नो, ट्रू फॉल्स में आएगा ये चीज। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लाइट, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस एट नाइट। ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन दे देंगे, उसको तुम लोग को करेक्ट द स्टेटमेंट वहां पे करना है। तो लाइट रिएक्शन एक्चुअली इट इज लाइट डिपेंडेंट, जिसमें एक्चुअली देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, बिकॉज क्लोरोफिल इज एक्चुअली द ट्रैपिंग फैक्टर विच विल ट्रैप द सनलाइट डायरेक्टली। तो वो गया। उसके बाद आता है तुम लोग का डार्क रिएक्शन, मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर अ लाइट, सो इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ओवर देयर। लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट, डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट। अभी क्लोरोफिल में एग्जैक्टली कहाँ पे होता है वो बता देती हूँ पहले, फिर बाद में हम लोग देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा क्या होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ये जो है ये तुम लोग का होता है इन द ग्राना और यू कैन से द थाइलाकॉइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जबकि ये तुम लोग का होता है इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अभी क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रोमा कहाँ पे है, ग्राना कहाँ पे है, वो चीज़ हम लोग सब देखेंगे व्हेन वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज़ दोनों चीज़ देख लो। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। एक चीज़ बता दूँ, ओके, एज आई सेड कि बहुत जन अभी तुम लोग को डार्क रिएक्शन के ना बहुत सारे नाम, अलग अलग नाम देके तुम लोग को वहाँ पे डराएंगे कि भाई ब्लैकमैन्स रिएक्शन, तुम लोग को ब्लैकमैन्स रिएक्शन नहीं पता। अभी ब्लैकमैन्स रिएक्शन ज़्यादा ऐसे कुछ है नहीं, इट इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ दिस डार्क रिएक्शन विच हैज़ बीन गिवन एज योर ब्लैकमैन्स रिएक्शन। अभी नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग अभी थोड़ा आ जाते हैं कि डार्क रिएक्शन का नाम ब्लैकमैन्स रिएक्शन है और इसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। क्यों बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं वो सब मैं तुम लोग को बताऊंगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। क्विकली देखते हैं अभी लाइट रिएक्शन में क्या होता है। ओके, व्हाट हैपेंस इन द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला इट इज लाइट डिपेंडेंट, सो इट विल बी यूटिलाइजिंग योर सनलाइट लाइट एनर्जी इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द क्लोरोफिल, ठीक है। सो क्लोरोफिल इज एक्टिवेटेड ओवर हियर। अभी पूछोगे कि ये क्लोरोफिल है क्या? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट विच एक्चुअली यूटिलाइजेस द लाइट एनर्जी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी सो दैट इट कैन फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम लोग एक्चुअली क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर, या फिर बहुत जन बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑल्सो, नॉट ए प्रॉब्लम। तो स्प्लिटिंग यानी कि लाइसिस, सिंस द स्प्लिटिंग इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सो इट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। खत्म। तो ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो एक बार अगर यहाँ पे फोटोलिसिस हो गया तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या होगा? What exactly is going to be the reaction? तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है ये रिएक्शन, तो इसलिए लिख लो इसको अच्छे से। अब बैलेंस हुआ नहीं तो मेरे को बोलना मत। ठीक है, बैलेंस कर लो। आएगा करना या नहीं आएगा? ठीक है, चलो बता ही देते हैं तुम लोग के लिए। सो इट विल बी एक्चुअली 4H2O, सो इट विल बी, यू विल बी गेटिंग 4H 4OH एंड इन फैक्ट देन यू विल बी गेटिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिला, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्चुअली यूटिलाइज और टेकन अप बाय मेनी अदर फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली में बेसिकली फर्स्ट क्या मिला? हम लोग को यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस मिल गए, हम लोग को हाइड्रोक्सिल आयंस मिल गए एंड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अभी ये जो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं तो इन लोग का अभी हम लोग होगा क्या प्लांट के सिस्टम में? दीज थिंग्स विल बी एक्चुअली यूज्ड अप इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर ऑक्सीजन which will be released as a gaseous component, and ये जब ऑक्सीजन तुम लोग का gaseous component रिलीज होता है, तुम लोग को अच्छे से पता है that how it is being utilized. It is being actually utilized by all the organisms on the earth which are actually favoring aerobic respiration in their entire body. तो वहाँ पे उन लोग का ये चीज़ यूज़ होगा ऑक्सीजन।
And apart from that, what else we are actually getting? We are also getting water, no doubt in that, there is no second opinion. And apart from that, what extra we have got over here? The electrons, no doubt, there is no second opinion in that. ना ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, एज आई सेड दैट दे विल बी यूज्ड बाय सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स, लाइक जैसे कि तुम लोग का हो गया NADP, एंड वो क्यों एग्जैक्टली वो चीज़ों को यूजअप करेगा, क्या करेगा उसका लेके, वो चीज़ भी हम लोग अच्छे से देखेंगे. नाउ द लाइट रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे उसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं. तो कोई अगर टीचर तुम लोग को डराए कि भाई हिल रिएक्शन क्या है, तुम लोग को पता नहीं है, सो हिल रिएक्शन इज नथिंग बट योर लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ द एंटायर फोटोसिंथेसिस. अभी नेक्स्ट हम लोग इमीडिएटली मूव करते हैं एक चीज़ में जो कि तुम लोग का है एसिमिलेशन फेज. ठीक है, ये एसिमिलेशन फेज क्या है वो हम लोग थोड़ा अभी अच्छे से देखेंगे. ओके, तो ये जो एसिमिलेशन फेज है या फिर जो फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस है जिसमें कि ये लाइट एनर्जी अभी कन्वर्शन हुआ अभी इनटू केमिकल एनर्जी. क्यों? पहले तो हम लोग का फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया. फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से यू गॉट योर हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस के साथ हाइड्रोक्सिल आयंस आया, उसी दोनों का कॉम्बिनेशन होकर तुम लोग का वाटर भी रिलीज हुआ, ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स वर ऑल्सो रिलीज. तो ये जो क्वांटाजोम का रिएक्शन है, द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर एक्चुअली मर्ज्ड अप टुगेदर, उसको क्वांटाजोम बोलते हैं. अभी डरना नहीं है क्योंकि क्वांटाजोम ऐसा नहीं है कि तुम लोग का आएगा, कोई बुक में दिया है बहुत सारे क्वांटाजोम C3 C4, कुछ डरने का नहीं है. मेरे को अच्छे से पता है कि क्या क्या तुम लोग का एग्जैक्टली सिलेबस में दिया हुआ है. एंड स्टिक टू ICC सिलेबस, किसी के बोलने पे मत जाओ. डू नॉट गो बाय एनीवन सेइंग कि भाई C3 C4 कैम्प पाथवे सब कुछ है, एवरीथिंग एग्जिस्ट. लेकिन डरना नहीं है क्योंकि ये चीज़ तुम लोग का अभी 10 के सिलेबस में नहीं है, वो जाके आएगा भाई +2 में. NET का एग्जाम दे रहे हो, साला 10 पास कर जाओ पहले. ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं तुम लोग का कि ये जो स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स अभी हम लोग देखें, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं एंड जो हाइड्रोजन आयंस भी तुम लोग के वहाँ पे रिलीज हुए हैं, वो टारगेट्स देम एक्चुअली द NADP यानी कि निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट. ठीक है, डाइफॉस्फेट मीन्स 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट ओवर देयर. अभी ये जो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट है, इट विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग हाइड्रोजन आयंस एंड योर electrons in order to get converted actually into your NADPH, and it is actually a cyclical process. तो बोल सकते हो कि ये एक कैरियर प्रोटीन है which actually it utilizes the hydrogen ions in order to carry out other assimilatory reactions. other assimilatory reactions यानी कि वो reactions जो अभी हैं डार्क रिएक्शन. ठीक है, विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डार्क रिएक्शन. मतलब अगर लाइट डिपेंडेंट फेज के कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं तो वो रिएक्शंस अभी हेल्प करेंगे इन कैरिंग आउट द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू हेल्प इन कैरिंग आउट द डार्क रिएक्शन फेजेस. अभी देखते हैं हाउ इज इट गोइंग टू हैपन. अभी आ जाते हैं हम लोग इमीडिएटली, एज आई सेड वी आर इमीडिएटली गोइंग टू मूव इन टू योर डार्क रिएक्शन. ठीक है, डार्क रिएक्शन या फिर क्या नाम मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, द ब्लैकमैन्स रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज जिसको बोला था. कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है, नो डाउट. लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट का कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही क्लोरोफिल का इसका अभी कोई ज़रूरत है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है? यहाँ पे एक्चुअली मेन टारगेट में तुम लोग का आता है, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और एक हो जाता है यहाँ पे तुम लोग का NADP फॉर्मेशन इनटू NADPH एंड नाउ इसका और इसका अभी काम क्या है ध्यान से देख लो. यहाँ पे तुम लोग का NADP एंड NADPH इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू कैरी आउट अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड योर फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक लिखा ना? राइट. तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसका मतलब क्या है? फोटो मीन्स लाइट, phosphorylation means whenever you are adding an extra phosphate group then that is called photophosphorylation. ठीक है, तो आई मीन टू से फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड होता है तो वो फॉस्फोराइलेशन होता है, तो जब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है तो दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो यहाँ पे अगर ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है मीन्स कहाँ पे वो लोग फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, वेयर एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू ऐड. हम लोग का एक्चुअली यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ ADP पे एंड हम लोग को यहाँ पे मिल गया ATP. ओके, सो दिस इज एक्चुअली योर फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो ये एक डेफिनेशन में आता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो दिस इज एग्जैक्ट मीनिंग. सिंपली ब्रेक द वर्ड, यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग बाय योरसेल्फ. कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को. डोंट पैनिक इन द मिडल ऑफ द एग्जाम. ठीक है, अच्छा
तो ये हो गया अबाउट योर फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के प्रेजेंस में एडीपी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू योर एटीपी। अभी इन लोग का काम क्या है, फर्दर काम क्या है यहाँ, दैट इज एंड दिस रिएक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड योर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। मतलब क्या, कार्बन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि एक सिंपल यूनिट होगा, बहुत सारे वैसे यूनिट्स लग के वहाँ पे एक अलग ही कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड वहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का तुम लोग का जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी आई मीन टू से कार्बन एटम्स हैं, तो ये कार्बन एटम्स के बहुत सारे कार्बन एटम्स को जोड़ के यहाँ पे बनाया गया है तुम लोग का ग्लूकोज। तो एक बार यहाँ पे अगर ग्लूकोज बन गया तो उसमें तो खाली ऐसा नहीं कि खाली कार्बन है, वाटर, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो एक्चुअली देखा जाए तो देयर आर अ लॉट ऑफ अदर रिएक्शंस ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस है। तुम लोग अगर जाओगे बायोसिंथेटिक फेज देखने एग्जैक्टली तो उसमें डिटेल्स बहुत सारे हैं। तुम लोग का रूबिस्को आएगा, RUBP, रूबिस्को बिसफॉस्फेट, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना सारा आयंस, इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स, नॉट रिक्वायर्ड। ये ICC के सिलेबस में नहीं है। जस्ट द बेसिक्स, क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, इतना सब कुछ कभी ही नहीं आता है। ICC कभी भी अगर बायोलॉजी में इतना सारा चीज़ है उसने डाला हुआ है तो फिर वाई नॉट बायो इंजीनियरिंग ओवर देयर, जेनेटिक इंजीनियरिंग ही डाल दो और कुछ ही डाल दो। क्यों? साइंस इसीलिए रखा गया है एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ताकि तुम लोग हर चीज़ को थोड़ा अच्छे से पढ़ सको। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में भर्ती कर करके पढ़ो, बाकी चीज़ें भूल जाओ। क्या मतलब है उस चीज़ का? ओके, सो द बेसिक्स, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन इनटू ग्लूकोज, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन aided by photophosphorilation. कैसे? Because in the presence of NADP being converted to NADPH, now your ADP is in presence of inorganic phosphate group, it is converted into your ATP. खत्म, उतना ही तुम लोग को बस याद रखना है। डन। अभी नेक्स्ट तुम लोग को जो चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि अगर यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ, वही चीज़ है सेटल्ड, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बीइंग रिलीज साइमल्टेनियसली। अगर यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्मेशन हो गया देन यही ग्लूकोज क्या हर जगह सर्कुलेट होता है? नो। ध्यान से सुनो कि क्या होता है। आफ्टर दिस थिंग happens where there is photophosphorylation, there is photolysis of water and there is polymerization, the three most important steps of your photosynthesis. तो उसके बाद एक बार अगर ग्लूकोज फॉर्मेशन हो गया, the glucose is actually in the form जो कि सबसे सिंपल फॉर्म है, it can be transported और translocated in this form through the phloem. phloem याद है ना? थोड़ा बहुत याद नहीं है तो वो वाला वीडियो जाके देख लेना। फिर भी अगर याद नहीं है, कॉल मी, मैसेज मी, मेल मी, टेक्स्ट मी, डू वट एवर यू लाइक। ठीक है, अगर वो सब से भी नहीं है, वो सब डिटेल्स भी नहीं है, तो यहीं पे एक कमेंट छोड़ दो भाई, आई विल ट्राई टू रीच यू। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम। तो कहाँ पे, किस फॉर्म में? अगर फ्लोएम में मान लो टेम्पोरेरीली जाके कहीं पे स्टोर होना है तो कौन से फॉर्म में स्टोर होगा? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ योर स्टार्च। हो गया, ग्लूकोज वॉज कन्वर्टेड इन टू स्टार्च टू बी स्टोर्ड टेम्परेरीली इन मेनी अदर स्टोरेज ऑर्गेन्स। तो रात को जब फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाता है, एट द टाइम ऑफ नाइट when there is no more photosynthesis, at that time there will be further food translocation through which some of it will be utilized. It will be for initially starch will be converted to glucose again, translocated जहाँ जहाँ पे चाहिए। मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होंगे, एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हुआ। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो लोग जाके अपने स्टोरेज ऑर्गेन्स में वहाँ पे स्टोर हो गए। मतलब सीक्वेंस यहाँ पे देख लो, ग्लूकोज बना फोटोसिंथेसिस से, देन इट वाज ट्रांसलोकेटेड एंड टेम्पररीली स्टोर्ड एज स्टार्च। उसके बाद रात के टाइम में अगेन इट वाज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इट वाज अगेन ट्रांसलोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी, ताकि जहाँ जहाँ पे यूटिलाइजेशन के लिए चाहिए फॉर रेस्पिरेशन एंड ऑल, ओवर देयर इट वाज यूटिलाइज। उसके बाद फाइनली इट विल बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज ऑर्गेन्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, रूट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, कहीं पे भी जाके उसको स्टोर होना है, हो जाए। डन। अभी नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इमीडिएटली अबाउट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रोल योर फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने देख लिया, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तुम लोग का टेम्परेचर है, एंड व्हाट एल्स इज देयर, या अवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक रिसोर्सेज। तो अगर मान लो कि लाइट है तो लाइट भी अगर चाहिए तो फिर एक ऑप्टिमम
लेवल तक. व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम? ये वर्ड बहुत बार यूज होगा तुम लोग के बुक में. ऑप्टिमम मीन्स जितना चाहिए उतना, एज मच इज रिक्वायर्ड. उससे ज़्यादा हुआ तो भाई खराब है. ठीक, तो ये जो लाइट है, लाइट भी एक अप्रॉक्सीमेट हम लोग को लेवल तक ही चाहिए. मतलब जो फोटोसिंथेसिस का रेट है, द मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लीज नोट इट डाउन, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इन द मॉर्निंग आवर्स ओनली. तो बाय द टाइम it is the afternoon or it is when the sun is blazing over your head, at that time it is completely halted. वहाँ पे और नहीं होगा तुम लोग का. ठीक, नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है फीचर इंपॉर्टेंट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन. वो भी एक फिक्स कंसेंट्रेशन पे आएगा. ओके, अगर उससे ज़्यादा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उससे कम हुआ उस लेवल से, देन फोटोसिंथेसिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. ठीक है, एंड जितना ज़्यादा, नो डाउट दिस इज द रीज़न कि कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक उन लोग का इतना ज़्यादा होता है दैट दे आर एबल टू एक्चुअली प्यूरिफाई द होल ऑफ द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट अभी तुम लोग का आ जाता है वाटर. नो डाउट वाटर तो उन लोग को चाहिए ही एनी हाउ एंड एनी कंडीशन, जो भी कर लो तुम लोग को वाटर चाहिए ही, नो डाउट इन दैट. टेम्परेचर एंड लाइट दे आर साइमल्टेनियसली रिलेटेड. क्यों? क्योंकि अगर लाइट ज़्यादा हुआ, जैसे कि मान लो सन इज ब्लेजिंग ओवर द हेड, इट इज़ लाइक ब्लेजिंग फायर मिडल ऑफ द डे यू कैन से, तो वहाँ पे लाइट अगर ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी हाई रहेगा. टेम्परेचर अगर हाई रहा देन इट इज़ एक्चुअली द हाई टेम्परेचर इज गोइंग टू अफेक्ट द एंजाइम एफिशिएंसी. क्यों? एंजाइम बाई नेचर दे आर प्रोटीन्स, नो डाउट इन दैट. तो अगर बाई नेचर ये लोग प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स विल बी एबल टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, the normal effectiveness of the structure only at a particular range of temperature. तो अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक, अगर वहाँ से उसका ज़्यादा हुआ टेम्परेचर, द प्रोटीन आर गोइंग टू गेट डीनेचर्ड. क्यों? द पेप्टाइड बॉन्ड्स विल ब्रेक. इफ पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक, प्रोटीन्स विल गेट डीनेचर्ड. अगर वो डीनेचर हो गया भाई काम खत्म, और तुम लोग का फोटोसिंथेसिस फर्दर आगे नहीं जाएगा. क्लियर? तो ये जो टेम्परेचर के बेसिस पे यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होता है विच इज़ कॉल्ड द क्यूटेन लॉ. ये क्यूटीपाई वाला लॉ नहीं है प्लीज़, नॉट क्यूटेन नॉट ग्लूटेन, वो सब नहीं. तो ये क्यूटेन लॉ. तो ये क्यूटेन लॉ का मतलब क्या है मैं बता रही हूँ. 40, जैसे मैंने बोला कि 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे एक बार अगर आ गया तो वहाँ पे एंजाइम एफिशिएंसी it falls down, it starts falling down over there, it will stop completely, no more photosynthesis. लेकिन वहीं पे अगर मान लो कि इससे पहले for every 10 डिग्री डिफरेंस, मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर, या फिर मान लो कि 29 से 39 या फिर 28 से 38, ये जो 10 डिग्री का गैप है, मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस का अगर चेंज हुआ, लीप ऑफ टेम्परेचर हुआ, तो वहाँ पे द एंजाइम एफिशिएंसी इंक्रीजेस एंड इवन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग ओवर देयर. इट कैन इवन डबल अप. So the rate of photosynthesis doubles up for every 10 degree Celsius rise in temperature until and unless it reaches the optimum temperature. That is the Newton law. Very important. ये आता है एग्जाम में, so be careful about it. ठीक है, तो मान लो कि अगर बोर्ड्स में नहीं आया तो तुम लोग के स्कूल टीचर तो पक्का डालेंगे, इसको लिख के रख लो. ठीक है, सो दिस वॉज योर क्यूटन लॉ, हाउ दिस फैक्टर्स एक्चुअली अफेक्टेड. लेकिन इन सारे फैक्टर्स में एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विच इज़ कॉल्ड इम्पॉर्टेंट लॉ है, सॉरी, विच इज़ एक्चुअली योर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स क्या बोलता है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स एक्चुअली दिया था ब्लैकमैन ने, तो इसलिए ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ फैक्टर्स भी बोलते हैं. तो ये इसका मतलब क्या है? मान लो कि एक प्रोसेस को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिस फैक्टर में सबसे ज़्यादा कमी होगा वही फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है कि एक इवेंट होगा या नहीं होगा. व्हाट डज दैट मीन? कि मान लो कि जैसे फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे क्या क्या कंट्रोल कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल कर रहा है, वाटर कंट्रोल कर रहा है, देन लाइट कंट्रोल कर रहा है, देन टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है. मान लो सब कुछ सही है, इनमें से अगर कोई भी एक में अगर प्रॉब्लम है, कोई भी एक सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तो दैट विल बी द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ नॉट लेटिंग द फोटोसिंथेसिस हैपन. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर फोटोसिंथेसिस विल नॉट प्रोसीड एट ऑल एट एनी कॉस्ट. हो गया. So this is the reason why he gave the law of limiting factors, means multiple factors might be controlling it, लेकिन एक का भी अगर प्रॉब्लम हुआ ना, आगे और नहीं जा पाएंगे. ठीक है, मतलब ये तो वैसा ही हो गया कि भाई जेई एंट्रेंस दे रहे हो या फिर कहीं का भी एंट्रेंस दे रहे हो, ऐसा ना, मैं इतना एग्जाम्पल क्या दे रही हूँ, मेरे साथ ही तो हुआ था वो चीज़. मैंने जब फर्स्ट टाइम गेट का एंट्रेंस दिया था
गेट का एग्जामिनेशन। तो गेट एग्जामिनेशन लाइफ साइंस में मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, देन आई जस्ट मिस्ड इट बाई 0.2%। एग्जैक्टली 0.2% से मेरा मिस हुआ था वहाँ पे। सो इट वॉज रियली हर्टिंग, क्योंकि सब कुछ ठीक था लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई वहाँ पे कि आई वॉज लाइक ब्लैक आउट। कुछ चीज़ें मेरा प्रिपरेशन में लैकुनी रह गया, या फिर आई वॉज नॉट यूज टू द पैटर्न एंड ऑल, इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे। तो उस वजह से कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन उनमें से पर्टिकुलरली कोई एक फैक्टर तो होगा। हो सकता है वो फैक्टर शायद मेरा सीरियसनेस ही हो, मे बी आई वॉज नॉट दैट सीरियस अबाउट इट दैट टाइम। तो कोई भी चीज़, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन कोई एक फैक्टर के वजह से वो चीज़ नहीं हुआ। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, कोई बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं इसको, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर की वजह से वो नहीं होगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स विच वॉज प्रपोज्ड बाय ब्लैकमैन। ठीक, और क्या है भाई तुम लोग के चैप्टर में? तो और कुछ तो है नहीं। तो तुम लोग अगर इसको थोड़ा सा भी ऐसे रिवाइज किए देन द होल थिंग इज क्लियर ओवर। ठीक है, अच्छा, और एक आता है दैट व्हाट आर द वेरियस एडेप्टेशंस इन द प्लांट्स जिसकी वजह से कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी अफेक्टेड। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे अफेक्ट होगा इन दैट केस? मान लो कि तुम लोग का जो फ्लावर्स है, ठीक है, द फ्लावर्स दे हैव टू हैव अ वेरी ब्रॉड लैमिना, मतलब जितना बड़ा थाली उतना ज़्यादा खाना, वैसे ही जितना बड़ा तुम लोग का फ्लावर उतना ही ज़्यादा खाना बन सकता है। सो दैट विल अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यू कैन से अ वाइड लैमिना। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर फाइलोटैक्सी। ठीक है, परपेंडिकुलर फाइलोटैक्सी लिख देती हूँ। फाइलोटैक्सी यानी कि द वे इन विच द लीव्स आर अरेंज्ड ऑन द स्टेम। क्लास 6 में था, घूरना मत कि भाई फाइलोटैक्सी क्या बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलरली है मीन्स डायरेक्टली द सन रेज विल फॉल ऑन इट। ठीक है, मान लो कि अगर ऐसे मुरझाया हुआ होता तो वहाँ पे थोड़ी ना गिरेगा सनलाइट तुम लोग का। सो दिस इज द रीजन वाई it is said that preferably it is better if there is perpendicular phyllotaxy. Apart from that और क्या है? maximum green areas, जहाँ जहाँ पे green parts है, maximum all the green parts they will show photosynthesis. खाली leaves नहीं, खाली leaves नहीं, जहाँ जहाँ पे greenery है वहाँ पे तुम लोग का खाना है, खाओ, चरना है चरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और उसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? yes, placing them in the areas where maximum sunlight reaches. okay, areas of maximum sunlight. ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि तुम लोग को एक्चुअली कंट्रोल करते हैं द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे उसके। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, चलो देखते हैं एक बार। ओके, तो एरियाज ऑफ मैक्सिमम एक्सपोजर, उसके बाद आ जाता है आपका थिननेस ऑफ लीव्स हैव टू बी थिन। ठीक है, थिननेस ऑफ लीव्स दैट ऑल्सो मैटर। येस, वाटर कंटेंट दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ओवर देयर। तो ये सब हो गया सम ऑफ द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस इन द लीफ इन विच और यू कैन से विच कैन फेवर योर फोटोसिंथेसिस, वो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि तुम लोग का ये एक्सटर्नल क्या फैक्टर्स हैं विच कैन एक्चुअली कंट्रोल द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्सटर्नल फैक्टर्स में ज़्यादातर एक्चुअली यही होता है, एक तो तुम लोग का वाटर अवेलेबिलिटी, एक हो जाता है तुम लोग का एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाइक योर प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और आ जाता है तुम लोग का द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ स्टोमेटा वहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ स्टोमेटा का रोल ना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज नॉट ओनली अफेक्टेड बाय फोटोसिंथेसिस बट इज एक्चुअली ऑल्सो साइमल्टेनियसली रिलेटेड टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू से ही तुम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा वहाँ पे। इसीलिए बहुत बार ना तुम लोगों ने ये स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा दैट ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अगर हो रहा है वहाँ पे, दिन का टाइम है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, गार्ड सेल्स विल बी ओपन, सो देयर विल बी ट्रांसपिरेशन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के संग वहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा ही होगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में, क्योंकि बहुत बच्चों को ये चीज़ डाउट होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इट इज गार्डेड बाय 2 थ्योरीज, वन इज अ शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी एंड अनदर वन इज योर पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। तो वो चीज़ें क्या है वो तुम लोग को मैं बताऊंगी, लेकिन एक और वीडियो में, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में अभी मैं फिलहाल इंक्लूड नहीं कर सकती। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम लोग का ये जो फोटोसिंथेसिस है उसके रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स का क्या किया जाए? सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखो, जो भी एक्सपेरिमेंट होगा फोटोसिंथेसिस पे, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स ना कैसे होंगे? पहले तुम लोग का डिस्टार्चिंग होगा वो प्लांट का। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टार्चिंग? रिमूवल ऑफ स्टार्च। ठीक है, रिमूवल ऑफ स्टार्च कंप्लीटली फ्रॉम द प्लांट। कैसे होगा? व्हेन यू आर कीपिंग इट फॉर 24 to 48 आवर्स, तब जाके होगा वो डिस्चार्जिंग।
तो उसके बाद डिस्चार्जिंग होने के बाद अगेन यू आर सिलेक्टिंग द प्लांट कि हाँ भाई अभी स्टार्च नहीं है, अब हम लोग उसको एक्सपोज करेंगे टू सनलाइट सो दैट इट प्रोड्यूसेस स्टार्च। यही लॉजिक है। ओके, एक्सपोज टू सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस विथ रिक्वायर्ड कंडीशन, जो भी तुम लोग को एक्सपेरिमेंटल कंडीशन रखना है तो वो चीज़ भी तुम लोग वहाँ पे रख सकते हो वो प्लांट में। उसके बाद नेक्स्ट यू आर सिलेक्टिंग द लीफ फॉर स्टडी, सिलेक्ट द लीफ, देन रिमूव क्लोरोफिल, and then you can continue with another test, that is your iodine test। आयोडीन टेस्ट जिसको हम लोग स्टार्च टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है एंटायर प्रोसेस। तुम लोग जितना भी एक्सपेरिमेंट देख रहे हो अपने बुक में, वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स ना इस फेज में होता है। डिस्चार्जिंग होता है, फिर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वहाँ से एक लीफ हम लोग वो जो सिलेक्ट करते हैं, या फिर लीफ पे एक्सपेरिमेंट किया है तो वही लीफ को हम लोग लेते हैं, एंड देन हम लोग क्या करते हैं उसमें से रिमूव करते हैं क्लोरोफिल, देन वी डू द आयोडीन टेस्ट। अभी रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल में क्या होता है, यू हैव टू वॉश द लीफ प्रॉपरली। पहले माइंड मैप एक दे देती हूँ यहाँ पे या फिर फ्लो चार्ट। तो पहले वॉश द लीफ प्रॉपरली, लीफ को अच्छे से वॉशिंग करने के बाद नेक्स्ट यू हैव टू बॉयल इट, ठीक है। बॉयल करना है, बॉयल करने की वजह से वो लीफ लैमिना एकदम सॉफ्ट हो जाता है एंड ऑल द सेल्स दे स्टार्ट लाइजिंग बिकॉज ऑफ द हीट। एंड देन उसके बाद यू हैव टू कीप इट इनटू टेस्ट ट्यूब, जिसमें कि आप लोगों का वहाँ पे होगा क्या, इथाइल अल्कोहल या फिर बोल सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन जब ये इथाइल अल्कोहल या फिर फॉर्मेलिन या फिर फॉर्मेल्डिहाइड अगर उसमें होगा, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू हीट इट, लेकिन उसको डायरेक्टली फ्लेम पे हीट नहीं करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हॉट वाटर बाथ। तो ये हॉट वाटर बाथ का लफड़ा क्या है इधर, क्या यहाँ पे इसका लोचा है? लोचा ये है कि अगर भाई इथाइल अल्कोहल है उसको आग दिखाए तो वहाँ पे सब कुछ भस्म हो जाएगा, भस्मासुर बन गया वो वहाँ पे, ठीक। तो तुम लोग फ्री का वहाँ पे भस्मासुर बनोगे, वो बेचारे को लेके आग में ही लगा दिया उधर, तो वो इतना मेहनत तुम लोग का गया बर्बाद। ओके, सो दैट्स वाई इट हैज़ टू बी हीटेड ओवर हॉट वाटर बाथ। मतलब पानी उबल रहा होगा, गर्म होगा, उसी में उसको डालना है, डायरेक्टली हीट पे नहीं दिखाना है। रीजन क्या है, ये तुम लोग का क्वेश्चन में आता है एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, दैट दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट हीटेड, बिकॉज इथाइल अल्कोहल इज एन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, इट विल कैच फायर एंड इट विल बर्न द होल लीफ, द होल एक्सपेरिमेंट विल बी डिस्ट्रॉयड, दैट्स द रीजन। अच्छा, हो गया इथाइल अल्कोहल। उसके बाद वंस you remove it out after some time, you see the chlorophyll has been completely removed and you get just a normal लीफ, जिसमें कि क्लोरोफिल तो है नहीं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर वैसे बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद होगा तुम्हारा आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में क्या है, हम लोग आयोडीन सोल्यूशन का अगर कॉम्पोजिशन चाहिए आई कैन प्रोवाइड इट विथ यू, यहाँ पे हम लोग का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन विच एवर इज यूज्ड। तो ये आयोडीन सोल्यूशन जब हम लोग डालते हैं, मान लो अगर जिस जगह पे स्टार्च है, इफ स्टार्च इज प्रेजेंट, देन द कलर बिकम्स ब्लू। क्यों? क्योंकि आयोडीन सोल्यूशन जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, इसका कलर ब्राउन है। तो मान लो जहाँ पे स्टार्च नहीं है तो वो जगह तो ब्राउन रहा ही, अगर वहाँ पे स्टार्च है देन दैट रीजन विल टर्न ब्लूइश ब्लैक, ठीक। सो दिस इज द बेसिक। मतलब हम लोग को अगर चेक करना है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है, वहाँ पे अगर ब्लू हुआ है मीन्स फोटोसिंथेसिस हुआ है। क्यों? बिकॉज स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है, स्टार्च फॉर्म हुआ इसलिए ब्लू हुआ, दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस। अभी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करोगे, मैं तुम लोग को इन शॉर्ट थोड़ा बता दे रही हूँ कि दैट व्हाट इज द बेसिक थिंग ओवर देयर, ठीक है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या करना है तुम लोग को, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट्स में ध्यान से देखो, अगर तुम लोग चेक कर रहे हो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी, तो वहाँ पे तुम लोग को कौन सा प्लांट लेना है, यू हैव टू टेक अ प्लांट लाइक कोलियस, क्रोटॉन, ठीक है। लिख देती हूँ इधर, कोलियस या फिर क्रोटॉन लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना वैरीगेटेड लीफ आएगा तुम लोग का, ओके। देयर विल बी यूज ऑफ वैरीगेटेड लीव्स। वैरीगेटेड लीव्स आर दोज लीव्स इन विच क्लोरोफिल इज एक्चुअली प्रेजेंट इन पैचेस। खत्म। उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल है वहाँ पे ब्लूइश ब्लैक आएगा आयोडीन टेस्ट करने के बाद, एंड जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है वहाँ पे तुम लोग का आ जाएगा क्या, ब्राउन कलर। तो इससे प्रूव हो गया कि जहाँ पे क्लोरोफिल है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, वहाँ पे स्टार्च है, मीन्स क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। डन, खत्म। उसके बाद नेक्स्ट तुम लोग को देखना है दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, एक हाफ लीफ हम लोग वहाँ पे लेते हैं, वो आधा, वो जो लीफ है ना, वो आधा लीफ उसका बाहर होगा, वेसल के बाहर होगा, और दूसरा पार्ट जो होगा वो आपका होगा यहाँ पे एक फ्लास्क के अंदर, वेसल बोला था या फिर फ्लास्क ले लो, फ्लास्क के अंदर, और वो फ्लास्क के अंदर होगा क्या, KOH या फिर NaOH।
अभी कोई भी तुम में से बोला ना इसका मतलब नहीं मालूम, तो फिर खा पिट जाओगे अच्छे से मेरे से, ठीक है। मेरे से छोड़ो, जो लोग बच्चे सर के स्टूडेंट हैं तो वहाँ सर से पिटोगे तुम लोग। NaOH एंड KOH ना वहाँ पे क्या है, इट विल एक्चुअली एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 एब्जॉर्बर, तो जहाँ पे जो पोर्शन तुम लोग का फ्लास्क के अंदर है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हट गया, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। लेकिन बाहर में जो पोर्शन है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सो इट विल एक्चुअली प्रोड्यूस योर स्टार्च, सो दैट पोर्शन विल टर्न ब्लू ब्लैक। जो फ्लास्क के बाहर है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जो फ्लास्क के अंदर है वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा आफ्टर यू डू द स्टार्च टेस्ट और द आयोडीन टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे कि सनलाइट। सनलाइट इज़ एसेंशियल, सनलाइट इज़ एसेंशियल। चलो यहाँ पे ये ड्राइंग भी बना देते हैं जिसमें कि आधा तुम लोग का यहाँ पे है और आधा लीफ यहाँ पे है, ओके, एंड यहाँ पे तुम लोग का है KOH, ठीक है। जब तुम लोग टेस्टिंग करोगे ना ये वाला पोर्शन तुम लोग का आ जाएगा ब्राउन एंड ये वाला आ जाएगा ब्लू ब्लैक। सनलाइट ज़रूरी है, इसमें क्या करना है, एक लीफ लेना है, एक, चलो हार्ड बना देते हैं, काम खत्म, ठीक है, एंड दिस होल थिंग इज़ ब्लैक। तो अभी क्या होगा, जब इसके साथ आयोडीन टेस्ट करोगे, ये तुम लोग का ब्लैक पेपर है, ओके, ब्लैक पेपर देके तुम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट और ये पार्ट, यहाँ पे तुम लोग का ब्लूइश ब्लैक टेक्सचर आ जाएगा, कलर आ जाएगा वहाँ पे, वाइल द रेस्ट ऑफ द पार्ट इट विल शो ओनली ब्राउन कलर, मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज ब्लैक वॉज देयर, इट प्रिवेंटेड द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द लीफ, दैट्स वाई ओनली दोज पोर्शंस विच वर एक्सपोज टू सनलाइट दे शोड दिस थिंग। अच्छा, उसके बाद टू शो दैट ऑक्सीजन इवॉल्व्स, टू शो दैट ऑक्सीजन इवॉल्व्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको कैसे करना है वहाँ पे, उसको ऐसे करना है कि लाइक उसमें तुम लोगों ने हाइड्रीला ले लिया, ठीक है, हाइड्रीला ले लिया, तो ये सेटअप कुछ ऐसे ही दिखेगा तुम लोग को, और वो होगा एक और लीफ ट्यूब के अंदर, यहाँ पे तुम लोग का पानी भरती है, तो क्या होगा, इसको इस सेटअप को लेके ना तुम लोग लेके रख दो इधर, कहाँ पे, सनलाइट में, तो वहाँ पे क्या होगा, यू विल एक्चुअली सी दैट देयर विल बी बबल्स, ठीक है, वहाँ पे तुम लोग को बबल्स दिखाई देंगे। अभी पता कैसे चलेगा भाई ये जो एयर निकल रहा है वो उसका ऑक्सीजन है, जस्ट रिमूव द टेस्ट ट्यूब एंड ट्राई टू शो वन ग्लोइंग स्प्लिंटर, ठीक है, ग्लोइंग स्प्लिंटर मतलब अगरबत्ती भी है ना, उसको भी लेके उसके अंदर डाल सकते हो थोड़ा बहुत, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, थोड़ा सा फ्लेम, ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे पूरा एक्सप्लोजन होगा, थोड़ा सा फ्लेम प्रोडक्शन होगा, जिससे कि पता चलता है कि हाँ तुम लोग का वहाँ पे एक्चुअली में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अभी ये जितने भी बेसिक एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं, ज़्यादातर ये एक्सपेरिमेंट्स एज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसको मैं एक्चुअली डिस्कस करूँगी इन अ डिफरेंट पैटर्न। उस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तुम लोग को वहाँ पे जाएगा, बट आई माइट नॉट बी विजिबल, क्योंकि मेरा चेहरा बहुत देख चुके हो तुम लोग, आदत पड़ चुका है। अभी सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट जब मैं इसमें डालूंगी यू विल गो थ्रू इट, ठीक। चलो, आई जस्ट होप कि बेसिक थिंग यहाँ पे तुम लोग का क्लियर हो चुका है। सो नेक्स्ट तुम लोग का क्या पेंडिंग रहा, यहाँ पे तुम लोग को दो चीज़ में ध्यान देना है, एक है थ्योरीज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी या फिर स्टार्च थ्योरी, और एक आ गया तुम लोग का पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। दूसरा यहाँ पे क्या है, अबाउट द मोर टाइप ऑफ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस विच यू विल बी गेटिंग इन दिस। अगर ये क्लियर हो गया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया, देन यू आर डन विद दिस चैप्टर, खत्म, पूरा चैप्टर तुम लोग का रिविजन हो गया यहाँ पे। आई जस्ट होप यू डू वेल इन योर एग्जाम्स। Fine?